लगातार मिल रही हार से कांग्रेस और विपक्ष के नेता इतने परेशान हैं कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। हालांकि लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हलफनामा नहीं दे पाए हैं। अगर उनके पास सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल ये भी है। विपक्ष के पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों की फौज है, फिर भी राहुल गांधी क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं? क्यों सिर्फ मीडिया में आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी शायद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबूत रखकर कोर्ट नहीं जा रहे हैं और सिर्फ मीडिया में आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी के पास सबूत होता है तो सबसे पहले वो कोर्ट में उसे पेश करता है, ना कि मीडिया को बताता है, क्योंकि आपके पास जो सबूत है उसके बारे में अगर आपके विरोधियों को पता चल जाएगा तो वो तो सतर्क हो जाएगा। ऐसे में लोग अक्सर अपने सबूत को बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने सबूत को मीडिया में दे रहे हैं। वो खुलेआम उसे मीडिया को दिखा रहे हैं और कोर्ट में जाने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शिकायत करने से भाग रहे हैं। चुनाव आयोग तो विपक्षी दलों को बुला रहा है कि आइए और लिखित में हलफनामा देकर सबूत दीजिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। जब तक आप लिखित शिकायत नहीं करेंगे तब तक कैसे चुनाव आयोग किसी मामले को लेकर संज्ञान लेगा? कल को आप पलट जाएंगे तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि इससे पहले हाल ही में चीन वाले मामले पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पलट चुके हैं। पहले वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे कि प्रेस में छपी बातों को लेकर वो ये आरोप लगा रहे थे क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने सबूत के साथ कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। वही देश के लोग पीएम मोदी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी देश हित में फैसले ले रहे हैं, ना कि परिवार हित को ध्यान में रखकर। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले साल से 18% ज्यादा और 2019-20 की तुलना में 90% की बड़ी बढ़ोतरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की ऐतिहासिक कामयाबी बताया है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वोटों की चोरी कर पीएम मोदी ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करते रहते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी कि आरईओपीपी का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन पार्टियों ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिल सका। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग का इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। वहीं एसआईआर के जरिए भी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई करने में लगा है, लेकिन विपक्ष को इससे भी तकलीफ है। एक तरफ तो राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि एक ही पते पर 80 वोटर रजिस्टर्ड है, वहीं दूसरी तरफ इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर अभियान चला रहा है, तब विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शकों को अगर चुनाव आयोग पर भरोसा है तो कमेंट में इलेक्शन कमीशन यानी ईसी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे चुनाव आयोग ने खुलासा कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और कैसे राहुल गांधी खुद ही घिर गए हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि क्यों सीजीआई हो गए हैं सख्त और क्यों कपिल सिब्बल हो गए हैं चिंतित। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच गांधी वाड्रा परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।
ये जमीन बाद में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई थी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने ये जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बिना भुगतान की दे दी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का इस्तेमाल कर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओपीपीएल को हाउसिंग लाइसेंस दिला सके। चार्जशीट में कहा गया है कि वाड्रा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे। जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को हुई थी, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान चेक नंबर 607251 से दिखाया गया, लेकिन ये चेक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। भुगतान 6 महीने बाद किसी अन्य चेक से किया गया। ये चेक स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का था, न कि खरीदार कंपनी SLHPL का। SLHPL की पूंजी केवल 1 लाख की थी और SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ रुपए नहीं थे। 45 लाख का स्टैम्प ड्यूटी भी बेचने वाले ने दी, न कि वाड्रा की कंपनी ने। ईडी के अनुसार रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखाकर सौदा बेईमानी तरीके से किया गया। वहीं से पहले ईडी ने बताया था कि उन्होंने वाड्रा से जुड़े 37 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थी। इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों पर 58 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद करने का आरोप है। वहीं इस मामले में वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा तक भी जांच की आंच पहुंच गई है। ईडी की चार्जशीट में फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 39.7 एकड़ की 3 हाई वैल्यू संपत्तियों का जिक्र है, जिनकी जानकारी प्रियंका ने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। ये मामला केरल हाई कोर्ट में है और अदालत ने नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि चुनावी हलफनामे में झूठी और अधूरी जानकारी देने को भ्रष्ट आचरण के तौर पर देखा जाता है और इसमें अयोग्यता और जेल की सजा भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में दावा किया था कि कांग्रेस ने जानबूझकर एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केवल 50 लाख रुपए देकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्वामित्व प्राप्त कर लिया, जिसकी संपत्ति 2000 करोड़ रुपए की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग लगातार हमलावर है। चुनाव आयोग एक-एक कर कांग्रेस के आरोपों को गलत बता रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग मिसलीडिंग बता रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता वही राग आलाप रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता हलफनामे पर साइन करके नहीं दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस के आरोपों को लेकर लोगों के मन में शक गहराता जा रहा है कि क्या चीन वाले मामले की तरह इस मामले पर भी राहुल गांधी पलटी मार लेंगे। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी घोटाले में शामिल है। वे जब चुनाव हारते हैं तो ऐसे ही दोष मढ़ते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी वीवीपैट को, कभी वो भारत के चुनाव आयोग को, कभी वो जनता को गाली देते हैं और बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाते हैं। वो कभी औपचारिक शिकायत नहीं करते हैं। यदि वे कानून में उपाय चाहते हैं तो मुझे उनको याद दिलाना चाहिए कि हमारा देश भारत कानून के शासन, भारत के संविधान द्वारा शासित है और शिकायत दर्ज कराने की कुछ प्रक्रियाएं हैं। राहुल गांधी को औपचारिक शिकायत करनी होगी। वे मीडिया में निराधार आरोप लगाते हैं और उसके बाद कोई संवैधानिक संस्था सबूत मांगती है तो सबूत देने से इनकार कर देते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर पुराना राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी के दावे निराधार हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में राहुल गांधी ने अपने आवास पर डिनर मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे के अंतिम पंक्ति में बैठने को लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे को अपमानित करते हुए पिछली पंक्ति में बिठाया गया, जबकि शिवसेना यूबीटी का दावा है कि उन्होंने खुद बेहतर दृश्य के लिए पीछे बैठने का फैसला किया। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने इस बैठक में चुनाव आयोग पर कथित वोटर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत पिछली पंक्ति में बैठे नजर आए थे। दर्शकों, सवाल वही है कि अगर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है तो वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शिकायत क्यों नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी विपक्षी खेमे के 2 वरिष्ठ वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने पहुंच का इस्तेमाल कर सिब्बल और सिंघवी के अलावा कई वरिष्ठ वकील अपने केस को पहले लिस्ट करवा लेते थे।
लेकिन अब कोई भी सीनियर वकील अपने रसूख का फायदा उठाकर इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि उनके मैटर तत्काल सुने जाएं। सीजेआई गवाई ने साफ कर दिया है कि सिब्बल हो या सिंघवी, कायदे और नियम के अनुसार ही चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ अब तक चुप क्यों हैं। दरअसल विपक्ष को शक है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे सरकार का हाथ है, इसलिए विपक्ष के नेता लगातार धनखड़ से संपर्क कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ मीडिया में आकर सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाले। लेकिन जगदीप धनखड़ विपक्ष को भाव ही नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के नेता धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उन्हें बयान देने के लिए उकसाने की भी कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और पूछा कि 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और 9 अगस्त तक कोई जानकारी नहीं है। सिब्बल ने इस पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कपिल सिब्बल ने लिखा है कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहां है। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिब्बल ने आगे इस पोस्ट में लिखा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंतित होना चाहिए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैंने पहले लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुन रहा हूं। अब लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने पहले उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि उनके पीए ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद कोई फोन नहीं उठा रहा है। कई नेताओं ने भी कहा कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी चाहिए या कुछ और। गृह मंत्रालय को इस संबंध में जानकारी मिली होगी, इसलिए अमित शाह को इस बारे में एक बयान जारी करना चाहिए। मुझे उनकी चिंता है। दर्शकों, देश के चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोसने वाले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला आरोप एंटी इनकम्बेंसी को लेकर था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रही थी कि चुनाव आयोग वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि दौड़ दौड़ भागा भागा सा कुछ ऐसा हाल कर दिया है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का ई वोटर पेज सुबह से डाउन है। चुनाव आयोग का ये डर अच्छा है। इस देश के लोकतंत्र के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ई रोल डाउनलोड के लिए उसकी वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही सुचारू रूप से काम कर रही है और डाउन टाइम के दावों को फर्जी बताया है। कई राज्यों में डाउनटाउन और डेटा हटाने के दावे सामने आने के बाद आयोग ने ये कड़ी फटकार लगाई है। चुनाव आयोग का ये निर्णायक बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैल रहे बेवजह भ्रम और निराधार आरोपों को दूर करने के लिए था। चुनाव आयोग के अनुसार सभी राज्यों के लिए ई रोल डाउनलोड की प्राथमिक साइट उपलब्ध है और ये बिना किसी समस्या से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेबसाइटों के लिंक भी ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि वे चुनाव आयोग की प्राथमिक साइट से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी का आरोप उनकी पार्टी के आंतरिक विश्लेषण पर केंद्रित थे, जिसमें दिखाया गया था कि कांग्रेस को कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उसे केवल 9 सीटें मिली। लेकिन सवाल यह है कि अपने सर्वे के आधार पर वो इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं। कई बार बड़े बड़े सर्वे गलत साबित हुए हैं। 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब किसी भी सर्वे ने ये नहीं दिखाया था कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने ये बताया था कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन वो भी गलत साबित हुए। अगर वाकई राहुल गांधी को लगता है कि उनका आरोप एकदम सही है, तो वो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं जो चुनाव आयोग मांग रहा है। शपथ पत्र वाले नोटिस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी, लेकिन मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। दर्शकों, 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर जो हमला किया, ये उसी सिलसिले का एक नया अध्याय है। कभी चुनाव आयोग, कभी भारतीय सेना, कभी ईवीएम, कभी कोर्ट, कभी संसद। भारतीय विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका का शायद ही कोई अंक बचा हो जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने दुष्प्रचार ना किया हो। सुप्रीम कोर्ट भी उनके आरोपों से अछूती नहीं रही है। राफेल डील पर कोर्ट के एक फैसले को उन्होंने अपने मन से ही सरकार का भ्रष्टाचार मानते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी और अब वो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके दावे निराधार हैं। उन्होंने घिसी पिटी बात भी दोहराई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की बात पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। साल 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यही राग अलापा था। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता वही राग अलाप रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 2018 में कमलनाथ ने एक निजी वेबसाइट से दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की ताकि ये दिखाया जा सके कि मतदाता सूची में गलतियां हैं, क्योंकि 36 मतदाताओं के चेहरे फिर से दिखाए गए थे। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि करीब 4 महीने पहले त्रुटियों को ठीक कर लिया गया था और उसकी एक कॉपी पार्टी को दे दी गई थी। इसे मतदाता सूची के लिए खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप की मांग करने का आधार बनाया गया। कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब 2025 में वो ये जानते हैं कि न्यायालय में यही चाल नहीं चल सकती। मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि एक ही नाम अलग अलग जगहों पर है। वास्तव में आदित्य श्रीवास्तव का नाम जो कथित तौर पर 3 अलग अलग राज्यों में था, उसे महीने पहले ही सुधार लिया गया था। भारत चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कमलनाथ का फैसला मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले दस्तावेज के संबंध में एक स्थापित स्थिति देता है और एक ही मुद्दे को बार बार उठाना दर्शाता है कि राहुल गांधी को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का कोई सम्मान नहीं है। कानून रोल पर आपत्ति दर्ज करने और अपील करने दोनों के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के बजाय उन्होंने मीडिया में निराधार दावे करके इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की। ये एक स्थापित प्रस्ताव है कि यदि कानून किसी निश्चित चीज को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यक रखता है तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने शपथ की मांग करने के बजाय चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दे कि उनकी वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? लेकिन आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो हलफनामा भी उन्हें दे ही देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें